बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा। उसका टोटल ओवरव्यू हमने लिया कि टेक्नोलॉजी क्या ट्रांसफ़र क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी और किस किस हिसाब से उसको जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए। हमने उसमें जो है चैम्पियंस पढ़े, हमने उसमें जो है वो एजेंट्स पढ़े, चेंजिंग एजेंट्स और एंड यूज़र। ये तीन मेन चीज़ें होती हैं जिनको देख के कंटेंट डेवलप किए जाते हैं। देन रिस्क पढ़े उसमें, देन प्लान्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा, देन इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा, एंड पे वैल्यूएशन रिव्यू रिव्यू और आई एम सॉरी रिव्यू और जो है अपडेट प्लान पढ़ा। इसके बाद हमने जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जहाँ पे उसके फ़ायदे पड़े कि उसकी उसमें जो है बेनिफिट्स होते हैं, वहाँ पे उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। तो वो नुकसानात या वो इश्यूज़ या वो प्रॉब्लम्स किन चीज़ों में आती है। रिलेटेड टू हार्डवेयर पढ़ा हमने, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर पढ़ा कि अगर सॉफ्टवेयर बिहाफ पे हो तो उसके क्या इश्यूज़ आते हैं और हार्डवेयर बिहाफ पे हो तो उसमें क्या इश्यूज़ आते हैं। तो क्लास ये जो चीज़ हमने पढ़ी है ये आप कह लें कि वाइस वर्सा है। मतलब आप इसे कह सकते हैं ये सेंडर और रिसीवर साइड दोनों साइडों पे ये चीज़ दोनों इम्प्लीमेंट होती है। तो आप लोगों को ये पढ़ाने का मकसद ये है कि आप एज अ आईटी एक्सपर्ट अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हों तो आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और इन इश्यूज़ का ख्याल रखना है। आपको पता होना चाहिए कि चैम्पियंस, चेंजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एंड यूज़र्स को हमने एंड यूज़र्स पे को कैसे सेटिस्फाई करना है। तो एज अ सेंडर साइड आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे चीज़ें दूं कि अगली ऑर्गेनाइजेशन मुझ पे कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सके। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि आप रिसीवर साइड पे हैं, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं और एज आ आईटी एक्सपर्ट आपको कहा जाता है कि जी आप जो है ना वो किसी भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें। तो अब आप चूँकि आप आईटी पढ़ के हैं, आप लोगों को इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर कोई टेक्नोलॉजी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लानी है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये सारा एक बिज़नेस एस्पेक्ट से जो है वो सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये थ्योरेटिकल है। आप लोगों को बोरिंग तो डेफिनेटली लगता होगा पर आप लोगों के लिए ये फ़ायदा मंद है। आप लोग इस चीज़ों को याद रखोगे ना तो कल कला को आपको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाना पड़ेगी या अपने घर में ही कोई टेक्नोलॉजी ऐसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगी तो आपको पता होगा, आप अगले बंदे से बात कर सकेंगे, उसको बता सकेंगे भाई ये मेरी डिमांड है और ये मुझे चाहिए। और आप देख सकेंगे उसमें इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, आप उसको पॉइंट आउट कर सकेंगे। तो इसलिए ये जो है ना वो हमने पीछे दो जो लेक्चर लिए हैं वो टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र इश्यूज़ से थे, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। अब जो है वो बहुत ही मेन टॉपिक जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इशू रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स क्या होंगे। तो उस क्लास हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम देखते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में लिखा होता है एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट जो है इसका काम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि एचआर डिपार्टमेंट है क्या। तो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। तो देखें क्लास एचआर क्या है। एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि पीपल्स को रिक्रूट करता है, मतलब पीपल्स को पॉइंट आउट करता है या जॉब पर हायर करता है। फिर हायर करने के बाद, ये डेफिनेशन बता रहा हूँ सिंपल अपने अल्फाज में, ठीक है। हायर करने के बाद क्या करता है, उनको मैनेज करता है। मैनेज करना कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक होटल बनाया, ठीक है। तो आप उसके लिए पीपल, आपको ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन जो है पीपल से चलती है। आप उसके लिए जो है वो स्वीपर हायर करते हो, आप उसके लिए कुक हायर करते हो, आप उसके लिए जो है सब्ज़ी काटने वाला हायर करते हो, आप उसके लिए जो है टेबल मैन हायर करते हो, वेटर हायर करते हो। तो इस तरह के आप पीपल्स हायर करते हो, ठीक है। हायर करने के बाद क्या करिए, आपने उनको मैनेज करना है, ठीक है। मैनेज में क्या कि आप उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। चलो भाई, कुक को कहते हैं भाई तुम्हारा ये काम है, तुमने यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक कुकिंग करनी है। स्वीपर को कहना है तुम्हारा ये काम है, तुमने इस फ्लोर पे इतने बजे से इतने बजे तक सफाई करनी है। और टेबल मैन कहना तुम्हारे अंडर ये 10 टेबल है। इस तरह करके आप, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह करके आप क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैनेज करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको गाइड भी करते हैं। कुक को बताते हैं कि हमारा एरिया जो है
वो इस टाइप का है। यहाँ पे पाकिस्तानी फूड चलती हैं, यहाँ पे बिरयानी ज़्यादा चलती है, यहाँ पे चिकन कौरमा ज़्यादा चलता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो उस तरह में तुम बनाओ और टेस्ट लज्जत होनी चाहिए ताकि लोग इंटरेक्ट करें। गाइड भी करते हो। तो ये जो सारा काम है, ये सारा काम कौन करता है? आपका एचआर डिपार्टमेंट करता है। वही लोगों को हायर करता है, वही लोगों को बताता है, वही डायरेक्ट करता है लोगों को, वही क्या करता है, उनको गाइडेंस देता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये टर्म्स हैं, इनके मुताबिक तुमने चलना है। तो एचआर का ये काम होता है। मतलब आप कह सकते हैं, देखें, हायर करना, उनको काम देना, उनको काम सिखाना, तो बाकी रह क्या गया? कुछ भी नहीं। सीईओ छोड़ के बाकी सारा काम जो है वो एचआर ही करती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है सारे पीपल्स और सारे प्रोसेस, सारे प्रोग्राम जो लोगों के साथ मिले हुए हों, एक्शंस लोगों के साथ ही मिले होते हैं ना। कुक का काम क्या है? कुक करना। और वो किसके साथ मिला हुआ है? कुकर के साथ मिला हुआ है। तो क्या है, इन सारे लोगों को हम क्या कहते हैं? ये सारे लोग किसके साथ रिलेट हैं? एचआर किंगडम के साथ, कि एचआर डिपार्टमेंट के ही साथ ये सारे रिलेट हैं। गॉट इट? तो ये होता है एचआर जो है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनका रोल जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एचआर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो एचआर, अगर कोई टेक्नोलॉजी हम कहीं से ख़रीदते हैं या कहीं से टेक्नोलॉजी कोई बंदा हमें देने आता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले एचआर के पास आता है, क्योंकि एचआर ने ही सारे काम करने हैं। तो एचआर क्या करता है डिपार्टमेंट? उस टेक्नोलॉजी को जांच पड़ताल करता है, देखता है। ठीक है? तो एचआर उसको जैसे मर्ज़ी हैंडल करे। उसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। ठीक है? वो नीचे बयान किए गए हैं कि फॉर फॉर अ माइक्रोसोमिक, माइक्रोसोमिक पार्ट ऑफ व्यू। माइक्रोसोमिक का मतलब है वॉइस वर्सा। मतलब अगर आप सेंडर साइड पे हैं देन भी यही, अगर आप रिसीवर साइड पे हैं देन भी यही। ठीक है? ये नहीं है कि मतलब आप एज आ आईटी एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और उधर से जो है वो कोई टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो इसको कहते हैं माइक्रोसोमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वाइस वर्सा, दोनों साइडों पे ये पॉइंट देखा जाता है। द ट्रेनिंग डन थ्रू प्रोजेक्ट लर्निंग बेस, कि ट्रेनिंग जो है वो प्रोजेक्ट लर्निंग बेस हो। कैसे? इसका कहने का मतलब ये है कि एक जो टीम बना दी जाए, ठीक है, उसके थ्रू जो है ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है? एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, फ्रॉम अ माइक्रोसोमिक पॉइंट ऑफ व्यू द ट्रेनिंग इज़ डन थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट से क्या मुराद है? एक एक बंदे को एक एक बंदा हायर कर दिया जाए, या सेल्फ डेवलपमेंट से आप ये मुराद ले सकते हैं कि हर बंदा खुद अपने तौर पे सीखे। दोनों पॉइंट इसमें आ सकते हैं। तो इन दोनों में जो है कन्फ्लिक्ट है। देखें कैसे, ना तो हम इतने फ़ारग हैं, ना हम इतनी कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते। ज़ाहिरी बात है, टेक्नोलॉजी वाला बंदा तो बंदे दे देगा, 10 बंदे दे देगा। हम 10 बंदों को नहीं सिखा सकते क्योंकि हमारे 10 बंदे अलग अलग काम करते हैं। हमारा काम क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग लेने चले जाएंगे, वो तो सीखने चले जाएंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। सेकंड, कॉस्ट। उन्होंने बंदे देने हैं कि आप इन्हें सिखाएं, और अब उन 10 बंदों को पे हमने करना है, तो वो हमारा क्या होगा? कॉस्ट का लॉस होगा। तो इन दोनों हिसाब से अगर देखा जाए, टाइम, कॉस्ट, पीपल, तीनों हिसाब से देखा जाए, तो सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो इनकेपेबल है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट लर्निंग बेस्ड ठीक है। उसमें क्या होगा? एचआर एक टीम बनाएगी, 4 बंदों की, 3 बंदों की, 2 बंदों की टीम बनाएगी। टीम बनाए क्या कहेगी? जाओ तुम लोग सीख के आओ, बाकी 10 बंदों को आके तुम लोग सिखा देना। तो वो काम आसान होता है। ठीक है? और हमें उसमें फ़ायदा ये है कि हमारी जो टीम जाएगी, हमारी टीम को पता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंड यूज़र्स की ये डिमांड है, लोग ये चाहते हैं, लोगों को इरिटेशन फलां टेक्नोलॉजी से ये इरिटेशन थी। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन का पता है। इसलिए जब भी इस तरह की टीम में बंदे हायर किए जाते हैं, तो वो बंदे हायर किए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में पुराने हों, जिन्हें अरसा हो गया हो, क्योंकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके, टर्म्स, कंडीशंस का सारा पता होता है। सो लिहाजा क्या है, इन दोनों पॉइंटों को हम लेके आगे चलेंगे। देखते हैं। कहता है ऑफ कोर्स सेल्फ डेवलपमेंट इज़ स्टिल इंडिस्पेंसेबल
इंडिस्पेंसिबल मीन बिल्कुल नागुज़ीर जिसे कहते हैं, बिल्कुल मुखालफ, जिस बिल्कुल बुरी है किसके मुकाबले में, प्रोजेक्ट लर्निंग बेस के मुकाबले में, ठीक है। टू कंडक्ट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनटू टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते वक्त द टेक्नोलॉजी रिसीवर, रिसीवर हूँ मैं, सेंडर समझे आप हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजी रिसीवर हैज़ टू रिकॉग्नाइज आ लर्निंग ग्रुप टू लर्न द आइडिया एंड मेथड ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। तो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है आ लर्निंग ग्रुप, एक लर्निंग ग्रुप को, टू लर्न द आइडिया, क्या करें, सीखें, जो हम जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो है वो मेथडोलॉजी या जो आइडिया दे रहा है उसको सीखें। क्यों, विदाउट सिस्टमेटिक लर्निंग द रिसीवर विल फाइंड हिमसेल्फ एक्चुअली बेनिफिशियल नथिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। सारी बात है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जब तक हम उसको सीखेंगे नहीं, सिस्टमेटिक लर्निंग नहीं होगी, सिस्टम को लर्न नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। जनरली स्पीकिंग ऑफ द टू ऑफ द वेज ऑफ ट्रेनिंग, इन दोनों ट्रेनिंग्स के वेज जो हमने इधर ऊपर बताए हैं, इन दोनों में से जो सबसे बेनिफिट है, जनरली स्पीकिंग द मोर सिस्टमेटिक वे टू ट्रेनिंग इज़ थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब उन दोनों में से उसने एक सिलेक्ट किया है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो बेनिफिशियल है। वो क्यों बेनिफिशियल है वो मैंने आपको बता दिया। विच अंडर गोज 5 स्टेजेस, इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, उन 5 स्टेजेस को हमने पढ़ना है। वही जो है समझे वो टीम ही है जो 5 चीज़ों को क्या करती है, देखती है, ठीक है। तो उन 5 चीज़ों के हिसाब से जो है वो टीम चलती है। अब आते हैं वो 5 स्टेजेस हम पढ़ते हैं, वो क्या से कौन कौन सी हैं। कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन क्या होती है, आप जिसे कह लें कि लड़ना, जंग बंदी करना, मुहाज करना, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। इन दिस स्टेज सम पीपल्स मे रिजेक्ट न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज द शॉर्ट कमिंग ऑफ देयर ओरिजिनल टेक्नोलॉजी विल बी रिवील्ड। क्या होता है कि इस स्टेज में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट कमिंग में उनकी जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी पर ये आपकी नई टेक्नोलॉजी नाज़िल हुई होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको समझ नहीं पाते या वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ लोग जो टीम के कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिनको अप टू डेट रहना पसंद नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी के आदी होते हैं। और जैसे मैंने आपको जो है वो एग्ज़ाम्पल दी थी लास्ट लेक्चर में बीओपी की, बैंक ऑफ पंजाब में वो टोकन सिस्टम चल रहा है अभी भी। अगर उन्हें आज दस्ती हम जो कहें आ जाओ भाई कंप्यूटर पे बैठो और कंप्यूटर पे काम करो, एंटर करो डाटा, तो वो बाबों की, मैं कहता हूँ राइटिंग में स्पीड नहीं होती तो टाइपिंग में क्या स्पीड होगी, तो वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, वो कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है निज़ाम, ठीक है। तो क्या है वो रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। द फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल टेक्नोलॉजी आर रिव्यूड इन टर्म ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से उसके फंक्शंस को देखना, ठीक है, कि आया ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसकी इफ़ेक्टिवनेस या एफिशिएंसी है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करेंसी की एग्ज़ाम्पल दूँ, डिजिटल करेंसी अगर हम वो अपनी कंट्री में ले आएँ तो यहाँ देखें कि मेरे ख्याल में, या सर्वे भी किया है मैंने, आई डोंट नो, 30 to 35 या 40% लोग जो हैं इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे भी हैं तो 8-10 पढ़े हुए हैं। तो क्या है, उनको जो है एंड्रॉयड चलाना नहीं आता, उनको बार कोड का नहीं पता, उनको स्कैनिंग का नहीं पता, तो क्या होगा कि इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी उस चीज़ की, ना उस चीज़ की एफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो चीज़ भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, टीम क्या देखेगी, उसमें प्रॉब्लम फाइंड करेगी कि ये हमारी जो इन्वायरमेंट, हमारी कल्चर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हिसाब से इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है भी या नहीं, ठीक है। हम इसको ले आते हैं पाकिस्तान में, डिजिटल करेंसी को ले आते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं टेक्नोलॉजी, पर क्या होगा, नुकसान होगा, लोग अपने पैसे चोरी करवाएंगे, अनपढ़ जो लोग हैं, वो मेरे जैसे जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे आप जैसे लोगों के पास जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फ्रॉड करना, उन्होंने पैसे निकाल लेने हैं, ठीक है, तो ये भी करते हैं। डिज़ाइन ऑफ न्यू फंक्शन, क्या करते हैं,
टीम क्या देखती है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी ले लाया है, क्या ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी से ही तो नहीं चुरा के लाया, या उसका रिव्यू टाइप तो नहीं है, उसके कुछ जो है एट्रीब्यूट्स या कुछ उसकी जो है फंक्शंस रिप्लेस तो नहीं कर लिए गए, मतलब हमें ये फुद्दू तो नहीं बना रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो इस तरह करके जो है वो क्या करते हैं फिर फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, न्यू फंक्शंस को भी जो है एलेबोरेट करते हैं कि हाँ ये वाला फंक्शन नया है, ये वाला फंक्शन नया है, या ये वाला हमारा पुराना है, इसकी जगह भाई हमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाओ। ठीक है, तो वो क्या करती है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टीम होती है उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, स्टोलन है, चोरी किया हुआ है, तो आप कोई नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाओ। ठीक है, देन क्या है सिमुलेशन। सिमुलेशन जैसे आप सिमुलेट करते हैं किसी प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, तो ये भी क्या वैसे क्या करते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस टेक्नोलॉजी की टेस्ट करने के लिए इफ़ेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट करते हैं। इवेल्यूएशन, देन इवेल्यूएशन करते हैं कि आइदर इज़ दिस इफ़ेक्टिव फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ठीक है, द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ अपियराइज्ड एंड स्टैंडर्ड ऑफ सिमिलर टेक्नोलॉजी आर सेट, और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं। ये 5 जो हैं मेन फीचर हैं, आगे क्लास इनकी एक्सप्लेनेशन ही है। ठीक है, जैसे ये मैंने बताए हैं ये वैसे ही नीचे लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको, ताकि ये डाटा आपको प्रोवाइड दिया है ताकि आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप इस पर लिख सकें। तो बाकी काम वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ उसको मज़ीद जो है एलेबोरेट किया। तो फर्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन क्या है, मतलब मुकाबला करना, बताना। ठीक है, टू दिस अप्रोच इज़ टू सॉर्ट ऑफ दिस सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस ऑफ द न्यू एंड ओल्ड सिस्टम इन टर्म ऑफ देयर ऑपरेटिंग थ्योरी एंड रूल्स। तो क्या कह रहा है कि जो नया सिस्टम है उसके ऑपरेशन और रूल्स के हिसाब से ये जो अप्रोच है जो नई आई है, ये नए और पुराने निज़ामों में जो उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस देखती है और उनको सॉर्ट आउट करती है। ठीक है, उनके रूल्स और ऑपरेशंस के हिसाब से देखती है कि ये पुराने के बराबर हैं या उनमें से कोई डिफरेंस भी है इन दोनों में या नहीं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय, ये वाली चीज़ किस तरह अचीव की जा सकती है। नंबर 1, अप्लाइंग एक्सपीरियंसेस एंड रूल्स। कैसे, तजर्बा और असूल, ये 2 मेन चीज़ें हैं क्लास। टीम के पास भी ये 2 मेन चीज़ें होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये 2 मेन चीज़ें होती हैं, तजर्बा और असूल। ठीक है, रूल्स। एक्सपीरियंसेस कैसे आते हैं, रिव्यूज़ से आते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सॉरी, कि जो एक्सपीरियंस है वो कैसे आता है, रिव्यू से आता है। रिव्यू क्या है, आप जो है वो किसी जगह पे अपनी टेक्नोलॉजी लगा के आए हैं। ठीक है, तो उनसे यूज़र सेटिस्फेक्शन पूछें, उनका रिव्यू लें कि आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। ठीक है, और इससे क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। और रूल्स, जो जितने जितने आप डिफ़ाइन करते हैं रूल्स किसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो आप ये कोशिश करें कि वो जितने भी हों वो ऑर्गेनाइजेशन के हक़ में हों। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे, उनकी जो है अट्रैक्शन बढ़ेगी आपकी टेक्नोलॉजी की तरफ। या पहले आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर लें, वो क्या क्या चीज़ें डिमांड करती है, तो वो चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करें, तो देन वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ पॉइंटिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द थ्योरी एंड मेथड इन प्रैक्टिस। अच्छा, फिर क्या है, हम जो है प्रैक्टिस के थ्रू, क्या उसने वो क्या कह रहा है, जो प्रैक्टिस है उसके थ्रू और थ्योरी दोनों की कन्फ्लिक्शन चेक करते हैं। ठीक है, जब ज़ाहिरी बात है उन्होंने हमें क्या करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है ना किसी टेक्नोलॉजी की, तो प्रैक्टिस के वक्त आप लोगों को ये ज़रूरी है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट या थ्योरी प्रोवाइड की हुई है आप उसे भी क्या करें, अच्छी तरह रीड करके जाएं। ठीक है, टीम है ना, तो टीम जा रही है चेक करने के लिए, तो टीम उसको भी क्या अच्छी तरह रीड करके जाए, उसको पढ़ के जाए, और फिर क्या करे, उन दोनों में कन्फ्लिक्शन बताए, वो बता सके, पॉइंट आउट कर सके कि ये वाली चीज़ जो है आपकी थ्योरी में थी लेकिन प्रैक्टिकल में हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है,
तो ये चीज़ें भी ये चीज़ भी मैटर करती है। सेकंड थर्ड थिंग क्या है कि जांच पड़ताल करें किसकी स्ट्रक्चर और असूलों की, जो रूल्स की, जो कि उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, जो असूल रूल्स और जो स्ट्रक्चर है उसका, दोनों में कन्फ्लिक्शन चेक करें, कोई कोलोफेल में तजाद तो नहीं है। ठीक है, तो वो भी चेक करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया, कैसे प्रॉब्लम कैसे फाइंड होती है, हमेशा आपने याद रखना है कि प्रॉब्लम तब ही आप एनालाइज कर सकते हैं जब वो चीज़ आपके गोल्स पर पूरा नहीं उतर रही होगी, आपके गोल्स को फुलफ़िल नहीं कर रही होगी। देन आप क्या करेंगे, ज़ाहिरी बात है, एक बंदे की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही तो उसके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है। देन वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो प्रॉब्लम फाइंड करना है। दूसरा क्या है कि दूसरे कई डिफरेंट मैकेनिज़्म के साथ उसका मुकाबला करके देखें, कंपैरिजन करके देखें कि ये मैकेनिज़्म जो है वो फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन के मैकेनिज़्म से बेहतर है या नहीं है। ठीक है, उससे भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी फाइंड आउट होगी कि यार फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम चल रहा है और इस तरह चल रहा है, पर इसमें आपने ये फ़ीचर नहीं रखा, तो प्रॉब्लम मिल गई, आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या, डिज़ाइन अ न्यू जो है फंक्शन। ज़ाहिरी बात है, जब आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो डिफ़ाइन होगी तो आप क्या करेंगे, कोई नया रूल, कोई नया फंक्शन, कोई नया प्रिंसिपल भी डिफ़ाइन करेंगे ना उसके बारे में, कि भाई ये नहीं, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो फाइंडिंग आउट द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो क्या करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के लिए हम कोई रूल या कोई जो है वो फंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं कि भाई ये वाला हमें चाहिए। पॉइंटिंग आउट द इफ़ेक्टिव पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन फंक्शन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव हो, मतलब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस पर जो है वो बेनिफिशियल हो उसके लिए। तो वो वाला पॉइंट आप क्या करते हैं, उन्हें एलैबोरेट करते हैं कि दिस वाज द पॉइंट दैट वी हैव टू लर्न और दैट वी हैव टू अचीव। ठीक है क्लास। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने प्रॉब्लम फाइंड कर ली, उसके मुताबिक हमने उनको फंक्शंस भी बता दिए। नेक्स्ट सिमुलेशन। सिमुलेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड यूज़र के बिहाफ पे। ठीक है, द अप्रोच इज़ टू टेस्ट द ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड प्रोडक्शन फंक्शन। जो भी उसके प्रोडक्शन फंक्शन हैं, जो भी उसकी टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं, या जो भी उसका तरीक़ेकार है, उसको क्या करना है, चेक करना है। चेक कैसे होता है, टेस्ट करने से। तो टेस्ट कैसे होगा, हम उसको उनसे मोहलत लें या उनसे ट्रायल वर्जन लें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दें, ताकि हमारे एंड यूज़र को हम देख सकें कि इज़ दे आर फैसिलिटेटेड और नॉट। ठीक है, तो वो इससे जो है वो मुतमईन है, सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो सिमुलेशन में क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी उनके जो ट्रायल वर्जन या दें या पूरे का पूरा दें अपने चेक के थ्रू, मतलब अपना कोई चेक लगाएं ऊपर कि हमारा यूज़र आके बैठेगा आपके, वो देखेगा कोई कॉपी तो नहीं हो रहा। तो इस तरह की जो भी टर्म एंड कंडीशन हो, पर वो टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिमुलाइज द सिमुलेशन ऑफ द न्यू सिस्टम टू सर्व एज द कंडीशंस, अपनी कंडीशंस पर वो उन्हें सर्व करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या पर्पज़ क्या है, सिर्फ एग्जामाइन करना कि जो हमारे गोल्स हैं वो आपका मेकनिज़म जो है वो फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। आपका जो स्ट्रक्चर है आपकी टेक्नोलॉजी का, वो हमारे गोल्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका सिमुलेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग है, ताकि आपको वो अचीव हो सके अपने गोल्स, या आपने जो प्रॉब्लम्स डिफ़ाइन की है उसके हिसाब से आपने जो फंक्शन बनाए हैं वो आपको अचीव हो रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास एवेल्यूएशन है। एवेल्यूएशन वही जो लास्ट में हमने उधर पढ़ा था, रिव्यू और देन क्या, प्लान। इवेल्यूएट करना, एवेल्यूएशन तभी होती है जब आप क्या करें, उसको टेस्टिंग फेज से गुजारें और सेटिस्फेक्शन और जो पॉइंट्स हैं, आइदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, अपने व्यूवर से रिव्यू जो लेना है आपने वो लें, देन एवेल्यूएशन होगी। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं ये पॉइंट। द अप्रोच इज़ टू फॉर्मलाइज द ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, दिस कैन बी अचीव्ड बाय।
तो एवेल्यूशन कैसे अचीव होती है, नीचे वाले 3 पॉइंटों के साथ। तो क्या पॉइंट है जी, prioritizing the operating effectiveness of the new system and then analyze the condition of its integration and the application to select applicable theme। कि जो हमने सेलेक्ट की थी थीम, या जो हमने हमारी जो इंटीग्रेट करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आइदर इट वाज और नॉट। ठीक है। वर्किंग आउट द प्रैक्टिकल प्रोसीजर टू अप्लाई द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ द सिस्टम टू द अदर सिस्टम। के जो रूल्स जो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डिफ़ाइन की वो हमारे दूसरे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो इफ़ेक्ट नहीं डाल रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो है वो क्लाउड ख़रीदा है कहीं से, ठीक है। तो क्लाउड जो है मैं एक एक सर्वर पे अपने पे लगाता हूँ, तो वो दूसरे मेरे सर्वर पे इफ़ेक्ट तो नहीं डाल रही, या उस क्लाउड के थ्रू मेरा दूसरा सर्वर हैक तो नहीं हो सकता, या उस सर्वर दूसरे सर्वर में जो मेरा डाटा पड़ा है पर्सनल, या मेरा प्राइवेट डाटा पड़ा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वो तो नहीं कोई स्टील कर सकता। तो इस तरह देखना, इवैल्यूएशन तभी करनी है आपने जब आप इस बारे में मुतमईन हो जाएं कि ये दूसरे जो है मेरे मॉड्यूल्स पे इफ़ेक्टिव नहीं हैं, दूसरे मॉड्यूल्स को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। फॉर्मलाइज द अबव प्रोसीजर और प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेजेस। हर ऊपर वाली स्टेजेस जो 4 हमने पढ़ी हैं उनको फॉर्मलाइज करता हो। ठीक है। देन क्या कर होती है, मेकिंग देम सर्व एज द स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। देन हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर ये सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं हमारे क्लियर हो रहे हैं। तो ये क्लास आपका छोटा सा लेक्चर था, ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से हमने पढ़ लिया। हमने जो है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के हिसाब से देखा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, और जो है ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से देखा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों टॉपिक्स में से अगर आपको कोई क्यूरी हो या कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप सुने मुझे तो नहीं लगता ये आप लोग लेक्चर सुनते होंगे, खैर अगर आप सुने तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन आस्क मी। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।